नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा और जो बच्चे नहीं भरे हैं 28 तारीख इसका लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। इस फॉर्म में लगभग 6238 पद निकाला गया है जो रेलवे टेक्नीशियन का है। इसमें से कई सारे ऐसे पद है जो 12th पास वाले बच्चे होते हैं उनके लिए है और मैक्सिमम जो पोस्ट है वो ITI करने वाले छात्रों के लिए है। लेकिन यहाँ पे कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर मैं आपको अवगत कराने वाला हूँ। फिलहाल इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ वैसे बच्चों का जो फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट को भेज दीजिएगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि साइबर कैफे वाले कई सारे गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये लोग इसलिए के लिए अवेयर होते हैं, किस तरह का कोई परेशानी नहीं होगा और उतना ही चार्ज लगेगा जितना आप साइबर कैफे में देते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो बच्चे रेलवे टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग में ITI छात्रों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। आप जिस भी वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और हमने इस बार तो इतने बड़े स्तर पर हम काम कर रहे हैं कि जितने भी भारत में ITI लेवल की भर्तियां निकाली जाती है सबके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं और सबका टेस्ट सीरीज रेडी हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे रेलवे वाला जो सेक्शन है इस पे आकर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रेलवे का नोटिफिकेशन दिखेगा। मतलब रेलवे का कई सारे बैच आपको दिखेंगे, जिसमें आपको दिखेगा रेलवे टेक्नीशियन, है ना, रेलवे ग्रुप डी और DFCCIL ALP। ठीक है, तो ALP का भी कोर्स उपलब्ध है, आपका टेक्नीशियन का भी कोर्स उपलब्ध है। तो आप इस पर क्लिक करके रेलवे टेक्नीशियन का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, नोटिफिकेशन नंबर इसको 2/2025 कहा जा रहा है। ठीक है ना, CNN नंबर 2/2025 है। ठीक है, अब इसमें जो सीटों की संख्या बताई गई है और टोटल सीटों की संख्या 6238 बताई गई है। इसमें आप देखेंगे तो ट्रेड वाइज सारे ट्रेड का अलग अलग कितना कितना भर्ती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन ये जो दिखाया गया हाथी का दांत है जो दिखाने वाला है। अब मान के चलिए कोई भी एक ट्रेड उठा लीजिए, जैसे हम डीजल का ही उठाते हैं तो डीजल में उठाइएगा तो देखिए यहाँ पे जो सीटों की संख्या 105 है ना, डीजल का ऊपर वाला में 260 है। इस तरह से सीट तो दी गई है। फिटर की हम बात करें तो फिटर का भी यहाँ पे सीटें आपको दिखेगा, ये फिटर है 213 यहाँ है और ये फिटर का सीट होगा, यहाँ पर फिटर का सीट है 2106 है। ठीक है, तो ये सीटें जो दिया गया कंबाइन है, सारे जोन के सीटों को मिलाकर यहाँ पर दिया गया। इस वजह से आपको लग रहा है कि सीटों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखिएगा जोन वाइज तो सीटें बेहद कम हो जाती है। और रेलवे का एक नियम यह है कि किसी एक जोन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे एक दो ट्रेड छोड़ दीजिए, एक दो जोन छोड़ दीजिए जहां सीटों की संख्या ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो जोन है वहां पे आप देखेंगे 50, 100, 200 यही सीटें आपको देखने को मिलेगा। मतलब रेलवे में कहने के तो 6000 भर्ती आ रही है, लेकिन आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है तो 200, 250, 150, 60 सीटें मिल रही है। कहीं कहीं तो 12-12 सीटें हैं बस। तो वैसे में अब आपका सवाल ये उठता है कि सर आप ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं। बोल मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आप रेलवे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। रेलवे के साथ कई ऐसी भर्ती आती है जहां इससे ज्यादा सीटें आपको मिलता है, तो उन सब पे भी आपको ध्यान देना होगा। फायदा क्या होगा कि अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे के साथ उन सब का भी तैयारी हो जाता है। दूसरा चीज, आपको नंबर ऑफ चांस बढ़ जाते हैं एग्जाम देने के लिए। आप क्यों रेलवे करते हैं और यहाँ पे सीटें कम हो जाती हैं। एक पर व्यक्ति जोड़िएगा तो रेलवे में 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है। एक आदमी पे एक सीटें पे 1000 आदमी होता है, जबकि अलग जो NMDC, NPCIL वहां पे एक फॉर्म पर 200 लोग, 150 लोग, 50 लोग होते हैं। कहीं कहीं तो 20 लोग ही होते हैं एक सीट पे। तो ये कंडीशन होता है, इसीलिए मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं। फिलहाल समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन का जो डेट है वो 28 से स्टार्ट हुआ था और 28 जुलाई तक ये चलने वाला है। आप इसके बीच में फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन का भी डेट आएगा, जो बच्चे गलत करते हैं फॉर्म में करेक्शन के लिए भी डेट रहता है 1/8 से लेकर 10/8 तक। मतलब 1 से लेकर 10 अगस्त तक करेक्शन का डेट देगा आपका। ठीक है, तो आप ये डेट को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, कोर्सेस भी हमारे यहाँ आ गया है। अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है, 2 तरह की भर्तियां होती है, मालूम ही है सबको कि भाई एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला होता है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 होता है। ठीक है ना, इसको लेवल 5 बोला जाता है और ये लेवल 2 का होता है।
ठीक है। इसमें 29,200 सैलरी होती है और इसमें 19,900 है, बेसिक पे है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 35-40,000 इनिशियल आपको मिलेगा। और एज की बात करें तो देखिए 18 से 33 साल एज होता है और मेडिकल इसमें B1 होता है। मेडिकल B1 C1 क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें बात करें तो 18 से 30 साल इसमें एज है और इसमें 18 से 33 साल है, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, इसमें 183 वैकेंसी है और इसमें 6,055 वैकेंसी है और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6,238 सीटें आपको आ रहा है। लेकिन ये सारी वैकेंसी जोन वाइज है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो यहां पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया कहा गया है कि अब A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो सीट के अनुसार दिया रहेगा। जो भी आप सीट को चूज करिएगा, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सिग्नल वाला है, सबके लिए अलग अलग क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड दिखाया गया है, जिसमें आपको 4 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड की चर्चा की गई है। ये 4 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर में अगर आप आते हैं तो आपको कोई ना कोई सीट पे फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। जैसे हम बात करें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का, तो इसमें देखिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। फिजिकली फिट का मतलब कि आपका शारीरिक रूप से सक्षम है, बढ़िया है, देखने में हाथ पैर सही है, चलना, ये फिजिकली फिट होता है। इसके अलावा विजन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें डिस्टेंस विजन की बात करें 6/9 और 6/9, मतलब 6/9 होना चाहिए विथ ग्लास और विदाउट ग्लास, मतलब 6/9 होना चाहिए चश्मा लगाकर और बिना चश्मा के, दोनों कंडीशन में दे रहा है कि दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा आपका, ठीक है, क्योंकि और लिखा हुआ है। और पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 2D, पावर जो लेंस का पावर है 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन की बात करें तो 0.6 और 0.6 है विथ और विदाउट ग्लास, ग्लास के साथ या मतलब चश्मा पहनकर अगर आपका 0.6 है तो भी सही है, नहीं तो खुले भी रहना चाहिए, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर विजन टेस्ट आपको पास करना होगा। कलर है विजन और नाइट विजन एंड मेसोपियर विजन, ये सारे विजन जो टेस्ट है इसको आपको पास करना होगा, ठीक है। इसके अलावा B1 की बात करें, B2 की बात करें और C1 की बात करें, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका दिया गया है। इसके अनुसार आपको अपना चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से लिखा हुआ है, इस पर अलग से हम वीडियो बना देंगे, बस इतना आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे कि एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 500 रुपये फी है जो ऑल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और आपका 250 रुपये जो फी है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा SC/ST है, एक सर्विसमैन है, PWD वाले हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए 250 रुपये रहेगा। वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिग्नल वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो ग्रेड 1 में जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 35 नंबर का होगा और यहाँ पर 35 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का होगा, ठीक है। ये ग्रेड 1 है टेक्नीशियन सिग्नल के लिए। लेकिन ग्रेड 3 की हम बात करें तो ग्रेड 3 वाली बात करें तो ग्रेड 3 में देखिएगा सिलेबस मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन है। ग्रेड 3 में मैथमेटिक्स का कितना है, 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का है। जनरल साइंस 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का है। 10 नंबर जनरल अवेयरनेस है और 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का रहेगा। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है और ग्रेड 1 था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ड्राइंग और बेसिक साइंस पूछ रहा है टेक्नीशियन सिग्नल वाला में, इसमें ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब ये रहा सिलेबस। सिलेबस के अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में जो मॉडिफिकेशन गलती करने पे मौका दिया जाएगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे आपको बता दें कि पोस्ट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड दिया रहा है। देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर के लिए बात करें तो यहाँ पर B1 मेडिकल चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर के लिए यहाँ पर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर के लिए यहाँ पर C1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दिया है, जिसमें भी आप सेट हो जाएंगे उसमें आप फॉर्म अपना अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये दिखाने के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब बात आती है कि भाई रेलवे बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए इस कारण को समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक बेहद ही गंभीर सवाल यह है कि रेलवे की तरफ से, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया उसमें टेक्निकल कहीं भी नहीं पूछा जा रहा है। मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, इस बात के रेलवे का कोई लेना देना नहीं है। आपको मैथ आना चाहिए, आपको रीजनिंग आना चाहिए, आपको जनरल साइंस आना चाहिए। टेक्निकल का ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है।
ऐसा रेलवे मान रहा है, इसलिए क्योंकि सिलेबस में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, रेलवे बार बार बोल रहा है कि सेफ्टी कैटेगरी के जितने भी पद होंगे उसमें हम टेक्निकल लोगों को रखेंगे, टेक्निकल अवेयरनेस ज्यादा होना चाहिए। जबकि रेलवे में सारे काम जो है ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आदमी ही कर सकता है। तो वैसे में रेलवे के पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे पता कर सके किसको टेक्निकल आता है, किसको टेक्निकल नहीं आता है। ठीक है, अब पिछले 2 या 3 महीने का हम डेटा आपको मैं दे रहा हूं। 2 या 3 महीने के अंदर में इसरो की भर्ती आई है, एनपीसीएल की भर्ती आई है, बीएचएल की भर्ती आई है, एनएमडीसी की भर्ती आई है, एनसीईआरटीसी की भर्ती आई, एनसीएल का भर्ती आया, मध्य प्रदेश बिजली विभाग का भर्ती आया, राजस्थान बिजली विभाग का भर्ती आया। मतलब ये इतनी सारी भर्तियां केवल 2 से 3 महीने के बीच में निकाली गई है, जिसमें लेटेस्ट में तो ये दोनों भर्ती अभी चल रहा है, एमपीपीएससीएल और ये आरवीवीएनएल। ठीक है ना, ये दोनों लेटेस्ट भर्तियां हैं। और बीएचएल भी अभी 10-15 दिन हुआ, इसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो इतनी सारी जब भर्तियां निकली जाती है जो जिसमें सब जो टेक्निकल है ना। अब इसमें जो सिलेबस होता है टेक्निकल का काफी वेटेज होता है, क्योंकि इन लोगों को टेक्निकल इंसान चाहिए। अब इसरो में कोई काम करने जाए, इलेक्ट्रिशियन है इसरो में काम करे गए और मैथ बढ़िया है, रीजनिंग बढ़िया है, जीके जैसे बढ़िया है, उससे क्या होने वाला है? आपको आपके ट्रेड के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको फिटिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में, मोटर के बारे में, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। जबकि रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। अब दुविधा यह है कि धीरे धीरे सर्टिफिकेट खरीदने का अब चीजें बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप टेक्निकल का सवाल ही नहीं पूछेंगे तो बच्चे कॉलेज क्यों जाएंगे? अब जो बच्चा इसरो का, एनपीसीएल का, बीएचएल का तैयारी करता होगा तो टेक्निकल पर बहुत ज्यादा फोकस करता है ना। सेकेंडरी इसके लिए मैथ और रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, सबसे ज्यादा टेक्निकल पर फोकस करता है। और इतनी सारी भर्तियां आती है तो इस पर भी बच्चा जी जान लगाकर तैयारी करता है। जैसे इसका एग्जाम होता है, बीच में रेलवे का एग्जाम आता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है क्या करें, इसका पढ़ें कि उसका पढ़ें, किस पर ज्यादा फोकस करें। तो बच्चों के लिए काफी उलझन हो जाता है। और बिल्कुल ही ये गलत तरीका है कि एग्जाम लेने का, कि जिस विषय से बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से आईटीआई में पढ़ाई किया, और जब इसको आया एग्जाम देने के बाद तो टेक्निकल का सवाल ही नहीं है आपके पास, आप पूछ ही नहीं रहे। वैसे में तो बच्चों का बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो वैसे में क्या होगा कि जो सर्टिफिकेट खरीदने वाले लोग होंगे वो रेलवे में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिन रात तो मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं और सर्टिफिकेट खरीद कर रखे हुए, उनका नौकरी मिल जाएगा। लेकिन रियल में अगर रेलवे को टेक्निकल आदमी चाहिए तो टेक्निकल सवाल पूछना चाहिए, नहीं तो मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगा और रेल हादसे होंगे ही होंगे। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब यहीं पे एक आता है एएलपी, ठीक है ना। एएलपी में आप क्या करते हैं, आईटीआई का जो ड्राइंग है, ड्राइंग से भी सवाल पूछते हैं, जो आईटीआई का ही सब्जेक्ट है। दूसरा आप डब्ल्यूसीएस जो बेसिक साइंस जिसको बोलते हैं, व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड बेसिक साइंस, ये भी आईटीआई का सब्जेक्ट है। और तीसरा ट्रेड है, टेक्निकल की बात करें हम, ट्रेड ये भी पूछते हैं। एलपी में तीनों पूछ रहे हैं, इसके लिए बच्चा तीनों का तैयारी करता है। चलिए कोई बात नहीं, तैयारी कर रहा है, ये तो सही है कि इसमें पूछा जा रहा है। जो इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीएल, बिजली विभाग का तैयारी करता है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, विषय नहीं, बढ़िया है। ठीक है, ये पैटर्न हम एलपी का पैटर्न को बढ़िया मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं अगर टेक्नीशियन का एग्जाम होता है तो टेक्नीशियन में आप बिल्कुल ही यहां पर डिनाई करते कि हमको नहीं चाहिए, ना ड्राइंग से पूछेंगे, ना डब्ल्यूसी से पूछेंगे, ना आपका टेक्निकल से प्रश्न पूछेंगे। तो कितना बड़ा लफड़ा है। एक बच्चा जो एलपी का तैयारी करता है फिर उसको अलग से टेक्नीशियन का तैयारी करना पड़ेगा। यहां भी आपने उस तरह डिजाइन किया कि सीबीटी 1 लेंगे, सीबीटी 2 लेंगे, उसमें 2 भाग करेंगे। तो सीबीटी 1 में आप नॉन टेक्निकल पूरी तरह से पूछ रहे हैं, तो टेक्निकल वाला बंदा है तो पहले ही छट जाएगा। आप एक ही एग्जाम कर लीजिए, जो सीबीटी 2 लेते हैं उसमें 1-2 करके ले लीजिए, एग्जाम काम खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं गंभीर होती जा रही है कि रेलवे अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। बच्चों का ना फीडबैक लिया जा रहा है कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा खामियां दिख रही है हमें, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा समस्या क्या है आईटीआई कॉलेज के साथ। अब आईटीआई जो कॉलेज के प्रिंसिपल लोग हैं, आईटीआई कॉलेज के जो संगठन है, आईटीआई के जो छात्र हैं, सब लोग चिंतित है, क्योंकि 90% जो छात्र होते हैं ना आईटीआई का, वो इसीलिए आईटीआई करते हैं क्योंकि उनको रेलवे में जाना है। और रेलवे क्या कर रहा है कि आईटीआई से सवाल ही नहीं पूछेंगे, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। वैसे में कॉलेज में बच्चे क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? क्या मतलब, इतना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाया गया, ये पटना का दीघा महिला आईटीआई है। देखिए इतना सारा बढ़िया बिल्डिंग, इतना बढ़िया लैब बनाया गया है, और इसमें बच्चे यहीं पढ़ने नहीं जाए। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनको क्या मतलब है। जब रेलवे में टेक्निकल सवाल ही नहीं पूछा जाता है, स्किल टेस्ट तो छोड़ दीजिए, स्किल टेस्ट तो पीएसयू में केवल होता है,
कम से कम क्वेश्चन टेक्निकल पूछ दिया जाता है तो बच्चे मोटिवेट होते, बढ़िया से पढ़ाई करते कि भाई चलो हम पढ़ेंगे तो फायदा होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन करा लेते हैं और मैथ रीजनिंग जी के जीएस का कोचिंग में घूमते रहते हैं, आते ही नहीं कॉलेज। वैसे में सर्टिफिकेट खरीदने और बेचने का धंधा बहुत तेजी आएगी और बहुत बड़े स्तर पर यह कालाबाजारी शुरू हो जाएगा। और जो पढ़ने वाले रियल बच्चे हैं, जो को पढ़ना है, जिनको पढ़ के नौकरी लेना है, उनके लिए तो बेहद ही दुखद विषय है कि भाई ये कैसे हो रहा है। अब आप लोग बताइए कि क्या हमारे माननीय रेल मंत्री साहब, या तो इनको कुछ बताया नहीं जा रहा है, आईएएस अधिकारी हैं, इन तक सूचनाएं नहीं मिल रही, या जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है कि भाई जो चीजें हैं उस पर चर्चा ही नहीं हो रहा है, उस पर बातें नहीं हो रही है, और जैसे तैसे एग्जाम लिया जा रहा है। रेलवे दुर्घटना, रेलवे में इतने सारे एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं हो रही है, सेफ्टी की वजह से हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं ना जिनको पता ही नहीं है कि सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, तो उल्टा सीधा काम करेगा ही करेगा। तो अब रेलवे ये आईटीआई छात्रों के साथ खिलवाड़, मतलब आईटीआई को इस तरह से रेलवे बर्बाद करके रखा है कि कोई कहीं भी इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लीजिए, हर जगह समस्याएं हैं। एलपी में डिप्लोमा बीटेक वालों को साथ में आईटीआई को बैठा देता है, टेक्नीशियन में ट्रेड पूछेगा ही नहीं। ग्रुप डी में भाई टेक्निकल पद बोल के हटा दिया, हर जगह लफड़ा रहता फैला कर रखा हुआ है रेलवे। और मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि अगर रेलवे अपने आप में सुधार नहीं किया तो रेलवे का हर एग्जाम कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे। आप हमारी बातों को ट्विटर पे डिमांड किया जा रहा है, हर तरह से लेटर ज्ञापन दिया जा रहा है, इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं तो लोग कोर्ट के रास्ता अपनाएंगे। और आने वाले दिनों में देखिएगा एएलपी में भी केस होगा, टेक्नीशियन भी कोर्ट में जाएगा और आपका ग्रुप डी तो चल ही रहा है। और जब तक सुधार नहीं होगा, ये प्रक्रिया देखिए, बच्चे प्रभावित हैं, समस्याएं हैं, कब तक रेलवे दबा कर रखेगा। अब तो हर साल भर्ती आ रही है, समस्याएं और बढ़ती जा रही है। तो इस पे रेलवे को विचार करना होगा और खास करके आप लोगों को विचार करना होगा कि रेलवे जिस तरह से चीजें कर रहा है उसमें सच में आईटीआई के बच्चों का नौकरी नहीं मिलने वाला है। वैसे बच्चों का नौकरी मिलेगा जो एसएससी सीजीएल का तैयारी करता हो, जो बड़े बड़े कंपटीशन फाइट कर रहा हो, वो आराम से कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लेकर आएगा और आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। और ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है उसमें आईटीआई के बच्चे पूरी तरह से ट्रैप में फंसे हुए, बर्बाद हैं। आप कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एक भी टीचर आपका चिंता नहीं करते हैं, वो अपनी जगह कोर्स बेचने में लगे हुए। उनको मालूम है कि इस साल भी कोर्स खरीदे, अगले साल भी खरीदिएगा और उसके अगले साल भी आप कोर्स खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि आपको रियलिटी पता नहीं है। आपको लगता है कि मेरा नौकरी नहीं हुआ, आपका नौकरी आपका सीट पे किसी और का हो गया है, आपका कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि आपके पास तो कोई और क्वालिफिकेशन है, आपने आईटीआई का लिया है, लेकिन फाइट तो करना है जीके जीएस वालों से, एसएससी वालों से, कहां से कर पाएंगे आप? तो चीजों को समझिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए और आगे आइए। एआईटीओ ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आपके लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप इस संगठन से जुड़िए, एकत्रित होइए, नहीं तो आप दिन पर दिन बीतेगा, आपका समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक ट्रैप में आप फंसे हुए हैं और ये बिल्कुल ही ऐसा ट्रैप है जहां पे आपको फंसाकर किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, गरीबों को गरीब किया जा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो मुहिम है, हमारी जो समस्याएं हैं, उसके लिए भी आपको आगे आना होगा, समझना होगा। अदरवाइज आप संघर्ष करते रहिए, आपके सामने से सब चीज चला जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है? अब बाकी आपका विचार का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। वैसे बच्चे कमेंट नहीं करेंगे जो रियल में आईटीआई नहीं है, वैसे ही बच्चे कमेंट करेंगे जो चाहते हैं कि बदलाव हो, और ये बदलाव आपको ही पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।